जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रिक्शन आता है। तो हमने डिफरेंट फोर्सेस पढ़ी थी, तो हमने बात करी थी एक फ्रिक्शनल फोर्स की। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड ये कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, इट एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होती हैं, जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं, लेट से आपके पास ये ब्लॉक है जिसका मास है m, तो यानी कि एक ब्लॉक का सरफेस होगा और एक ये हॉरिजेंटल सरफेस, ये सरफेस होगा और ये ब्लैक ब्लॉक का सरफेस होगा। ये दोनों यहां पर दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो यहां पर एक फ्रिक्शन अराइज होगा, लेकिन ऑलवेज फ्रिक्शन अराइज नहीं होगा। तो उसके बारे में बात करेंगे किस कंडीशन में फ्रिक्शन एक्ट होगा। तो पहले इसके बारे में बात कर ले। इट एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। यानी कि अगर ये बॉडी मूव करना चाहे या फिर मूव कर रही है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। इफ देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन और देयर इज ए मोशन, देन ओनली यहां पर फ्रिक्शन एक्ट होगा। यानी कि इस बॉडी की अगर कोई टेंडेंसी है मोशन की या फिर ये मोशन में है, देन तभी आपको फ्रिक्शन एक्ट होगा। अब ये होता किस वजह से? इट अराइजेस ड्यू टू बॉन्ड्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेसेस जो कॉन्टैक्ट होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। जैसे ही हम एक सरफेस को दूसरे सरफेस से टच करते हैं और वहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, और नॉर्मल रिएक्शन होता है तो यहां पर एक कुछ इंटरमॉलिकुलर बॉन्डिंग हो जाती है। यानी कि यहां पर एक वीक बॉन्डिंग होती है, लेकिन एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो जैसे ही इस ब्लॉक को या तो एक टेंडेंसी मूव करने की टेंडेंसी होगी, या फिर इसको मूव कराएंगे तो वो बॉन्डिंग ब्रेक होगी। और उस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है वो होती है फ्रिक्शन फोर्स। वो उस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए आपको जो फोर्स लगानी होगी वो आपको फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी। अब दूसरा होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड कॉन्टैक्ट। वन बाय वन सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं। सपोज करो आपकी एक सिचुएशन है और यहां पर आपने एक ब्लॉक को एक सरफेस पर रख दिया है। ब्लॉक का मास m है, तो यहां पर आप देख सकते हैं देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, नो टेंडेंसी ऑफ मोशन। अगर टेंडेंसी नहीं है मोशन की, तो इट इंप्लाइज नो फ्रिक्शन। अगर कोई भी मोशन की टेंडेंसी या कोई भी मोशन नहीं है तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपने एक ब्लॉक को ऐसे रखा और यहां पर एक फोर्स लेफ्ट टू राइट लगाई। सो इस केस में देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन टुवर्ड्स राइट। ये राइट में मूव करना चाहेगा, ये राइट में मूव करना चाहेगा, तो इस टेंडेंसी को अपोज करेगा, टेंडेंसी को अपोज करेगा। और फ्रिक्शन कहां एक्ट होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस ब्लॉक पर आप राइट फोर्स लगा रहे हैं, तो आपका फ्रिक्शन कहां एक्ट होगा? वो लेफ्ट में एक्ट होगा। तो ये सरफेस के पैरेलल एक्ट होगा। आप ये देखो, दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है उनके पैरेलल। नॉर्मल रिएक्शन दोनों के परपेंडिकुलर लगता था, फ्रिक्शन फोर्स दोनों के पैरेलल लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहेगा? इस ब्लॉक की जो मोशन की टेंडेंसी है उसको अपोज किया जाए। यानी कि ब्लॉक राइट में मूव होना चाहता है, तो फ्रिक्शन इसको राइट में मूव करने से रोकेगा। इट विल स्टॉप द रिलेटिव मोशन। ओके, इट विल, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, फ्रिक्शन विल ट्राई टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव जो मोशन होता है उसको रोकने की कोशिश करता है फ्रिक्शन। नॉट एग्जैक्टली कि वो रोक पाएगा कि नहीं। तो जैसे ही आप यहां पर फोर्स लाएंगे, फ्रिक्शन विल अराइज, और वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा कि आपने फोर्स राइट में लगाया है तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा।
अब बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमने बोला था कि एवरी फोर्स अकर इन पेयर। तो आप देखेंगे ये सरफेस इस ब्लॉक पर लेफ्ट की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो यहां पर ऑपोजिट यानी कि इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा, तो सरफेस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि दिस इज अ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ड्यू टू सरफेस। हम इसको F1 बोल सकते हैं, लेट से इसको F2 बोल सकते हैं। तो F1 क्या है यहां पर? फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू द सरफेस। और हम F2 का क्या बोल सकते हैं? F2 इज फ्रिक्शन ऑन सरफेस, क्योंकि इसका रिएक्शन होगा ऑन सरफेस ड्यू टू द ब्लॉक। तो जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन होती थी, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर एक नॉर्मल लगाएगी, तो यहां जैसे सरफेस एक ब्लॉक पर नॉर्मल लगा रहा था और ब्लॉक एक सरफेस पर नॉर्मल लगा रहा था, यहां पर एक्शन रिएक्शन पेयर था। ऐसे ही फ्रिक्शन का एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा F1 F2। दे बोथ विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर की ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर दो फ्रिक्शन होंगी। पहली फ्रिक्शन हम ब्लॉक पर देखेंगे तो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, और सरफेस पर देखेंगे तो टुवर्ड्स राइट होगी। ओके। दूसरा है, आप ये ब्लॉक को अगर आप चेंज करके इस डायरेक्शन में ऐसे रख देते हैं, तो आप यहां पे देखेंगे कि एरिया इन कॉन्टैक्ट हैज बीन रिड्यूस्ड, यानी कि पहले एरिया इन कॉन्टैक्ट ज्यादा था, अब यहां पर एरिया इन कॉन्टैक्ट कम है। यहां पर एरिया इन कॉन्टैक्ट कम होने से फ्रिक्शन डज नॉट चेंज, यहां पर फ्रिक्शन चेंज नहीं होती है। तो यहां पर केस 2 और केस 3, ये 3 केस में, तो यहां पर फ्रिक्शन इज इक्वल, फ्रिक्शन इन केस 2 is equals to friction in case 3। यहां पर जैसे हम बोल सकते हैं बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन किस पर डिपेंड करता था? mg पर डिपेंड करता है। तो यहां पर ये नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होगा, चाहे आप एरिया कम रखो या ज्यादा रखो, नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं यहां पर फ्रिक्शन भी चेंज नहीं होगी, चाहे एरिया कम हो, चाहे इसको ऐसे हॉरिजेंटल रखो या फिर इसको ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में रखो। तो यहां पर एरिया रिड्यूस हो गया, बट देयर विल बी नो चेंज इन फ्रिक्शन ड्यू टू द चेंज इन एरिया। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन की। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन को डील करते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज व्हेन पार्टिकल इज एट रिलेटिव रेस्ट, यानी कि दो पार्टिकल के बीच में देयर इज नो स्लाइडिंग, दो पार्टिकल के बीच में कोई भी स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो उस केस में जो होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। नो स्लाइडिंग बिटवीन। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। सेल्फ एडजस्टेबल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये बात करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का। ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ, ठीक है। अब इसकी टेंडेंसी, स्टैटिक फ्रिक्शन opposes the static friction opposes the tendency acts in direction opposite to tendency of motion। ओके। अब यहां पर आप देखो, यहां पर आपने एक, लेट से इस ब्लॉक का मास है m, यहां पर एक आपने फोर्स लगाई, फोर्स लेफ्ट से राइट में लगाई, तो यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और इसको रेस्ट में रखेगा, इसको रेस्ट में रखेगा, यानी कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन will maintain, static friction
will maintain the relative rest. अब ये relative वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? ये हम जब दो ब्लॉक यूज करेंगे तो दोनों के बीच में relative कैसे आता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा लेटर ऑन बात करेंगे। तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन के क्या काम होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इसको relative रेस्ट में रखना चाहेगा। जैसे कि आपने यहां पर फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स तुरंत लग जाएगा, क्योंकि यहां पर एक टेंडेंसी ऑफ मोशन है टुवर्ड्स राइट, फ्रिक्शन विल एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। यहां पर अगर इसकी टेंडेंसी राइट में मूव करने की होगी तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? लेफ्ट में लग जाएगा। अब फ्रिक्शन लेफ्ट में लग गया है, तो अब ये फ्रिक्शन कितना लगेगा? हाउ मच विल बी द फ्रिक्शन? तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये बॉडी रेस्ट में है, तो फोर्स आपको राइट में लगा है, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में लगा है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया? F माइनस एफ। इसको हम बोलेंगे m इंटू ए। अब ये रेस्ट में है तो ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो है। तो आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अप्लाइड फोर्स के बराबर आ जाएगी, है ना? फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। अब बच्चों, यानी कि हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाएं, फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी। सेल्फ एडजस्टेबल हमने बोला मैग्नीट्यूड में, यानी कि इस फोर्स को इंक्रीज करें तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। फिर हमने और ज्यादा बढ़ा दी तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद और हम इंक्रीज करते गए तो ये और इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन तो हमें इस ब्लॉक को मूव करने नहीं देगा। तो जिस थ्योरी से हम ये बात कर रहे हैं कि यहां पर फ्रिक्शन एक्ट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स के, और हम ये बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स, तो यानी कि इसका मतलब है कि आपका ये ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं मूव करेगा। लेकिन देयर इज ए लिमिटेशन बच्चों, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रिक्शन की ओनली मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है? म्यू इंटू एन होती है। वो कितनी होती है? म्यू इंटू एन, या फिर इसको कई बार लोग इसको म्यू एस एन बोल देते हो। अब ये म्यू एस और एन क्या है यहां पर बच्चों? यहां पर म्यू एस को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एन क्या है? यहां पर नॉर्मल बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उनके बीच में जो भी नॉर्मल होगा उसको हम एन से सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। यानी कि ये फ्रिक्शन, आप जैसे जैसे आप यहां पर फोर्स बढ़ाते जाएंगे आपका फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन मैक्सिमम वो इसी वैल्यू को अचीव कर सकता है, इससे ज्यादा ये अचीव नहीं करेगा। और जैसे ही आपकी अप्लाइड फोर्स इस वैल्यू को ओवरकम कर जाती है, आपका ब्लॉक मूव कर जाएगा। अब यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि ये फोर्स और फ्रिक्शन कैसे चेंज होंगे। लेट, यानी कि जिसको हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोल रहे हैं, कोफिशिएंट की वैल्यू है 0.7 और m की वैल्यू यानी कि जो मास है दैट इज लेट्स से 10 kg। तो हम म्यू की वैल्यू यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं हम, F मैक्सिमम फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। अब यहां m अगर आपका 10 kg है तो आप देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा और mg डाउनवर्ड होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो सकता है, तो n और mg बराबर होंगे, तो n की वैल्यू आपके पास 100 न्यूटन आ जाएगी। तो आप यहां पर देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास म्यू इंटू एन यानी कि 0.7 इंटू 100 आपके पास 70 न्यूटन आ जाएगी। मैक्सिमम जो फ्रिक्शन एक्ट हो सकता है वो कितना हो सकता है? 70 न्यूटन। और इसी को बच्चे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। आपको कई जगह ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से भी
लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। ये हमने एक कॉलम बनाया हुआ है, ये हमारी अप्लाइड फोर्स है F, ये हमारी फ्रिक्शन फोर्स है, और इस कॉलम में हमने बताना है कि ये ब्लॉक रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। ओके, तो सबसे पहले हम F को रखते हैं 0, यानी कि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो F अगर आपका 0 है तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं कर रहे हो तो देयर विल बी नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, नो मोशन, नो टेंडेंसी ऑफ मोशन। टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं होगी क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे हॉरिजॉन्टल तभी एक टेंडेंसी बनेगी मोशन की। अगर आपने फोर्स की 0 अप्लाई किया है तो कोई टेंडेंसी होगी नहीं मोशन की, तो यहां पर फ्रिक्शन जो एक्ट होगी वो 0 है। बॉडी रेस्ट में होगी या मोशन में? बिल्कुल रेस्ट में होगी। ओके, अगर हमने यहां पर लेट से 10 न्यूटन अप्लाई कर दिया, तो 10 न्यूटन यहां पर अप्लाई किया है, तो यहां पर फ्रिक्शन का काम क्या होता है? फ्रिक्शन का काम होता है टू कीप दिस ब्लॉक एट रेस्ट, इस ब्लॉक को रेस्ट पे करना चाहता है। तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, हमने बोला फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, तो फ्रिक्शन उतना ही अराइज होगा जितना इसको रिक्वायरमेंट है। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन ही फ्रिक्शन अराइज हो जाएगा। ये एक दूसरे को अपोज करेंगे, F माइनस F 0 हो जाएगा और बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। आपने इसको बढ़ा के लेट से 30 न्यूटन कर दिया, तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, तो ये 30 न्यूटन हो जाएगा। अगेन बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। सपोज करो आपने ये 65 न्यूटन कर दिया, 65 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 65 न्यूटन हो जाएगी और ये रेस्ट में ही रहेगी। अब फ्रिक्शन की वैल्यू देखो, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये वैल्यू क्या ये हमेशा बढ़ती जाएगी? लेट से हमने ये 70 न्यूटन ही कर दिया और ये 70 न्यूटन हो गए और ये अभी भी रेस्ट में रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 70। तो फ्रिक्शन को हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन कैन बी एनीथिंग, 0 से लेके कहां तक हो सकता है? म्यू एन तक फ्रिक्शन हो सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके म्यू एन तक कभी हो सकती है, इक्वल टू कभी साइन आएगा, 0 से लेके म्यू एन तक सारी वैल्यू अचीव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो यहां पर ये तब तक इंक्रीज करेगा जब तक इसकी वैल्यू 70 ना हो जाए, और ये कब इंक्रीज करेगा? जब एक टेंडेंसी होगी मोशन की। तो जैसे आप यहां पर 65 अप्लाई करेंगे तो यहां पर 65 हो जाएगा, आपने इसको इंक्रीज किया ये भी इंक्रीज हो जाएगा, बट ये अपनी लिमिट में ही इंक्रीज होगा। तो आपने इसको अगर 70 कर दिया है तो फ्रिक्शन अपनी 70 हो जाएगा, और आप यहां पर देखेंगे दिस इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव हो चुका है। अब यहां पर लेट से आपने ये 72 कर दिया, अब आपने जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा कर दी, यानी कि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा कर दी। तो अब आप इक्वेशन लिखोगे F माइनस F इक्वल्स टू 0, तो आप देखोगे कि F इक्वल्स टू F आ जाएगा, और ये नॉन अचीवेबल है, कैन नॉट बी पॉसिबल, कांट बी पॉसिबल, कांट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन कैसा है? F मैक्स से बड़ा है, तो F मैक्स से बड़ा है तो F की फ्रिक्शन की वैल्यू F मैक्स तक हो सकती है, यानी कि जो 70 न्यूटन हो सकती थी आपने अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया? 70 कर दिया। अब ये उसकी लिमिट से बाहर चला गया है, तो यहां पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट का मोशन हो जाएगा, यानी कि ब्लॉक मूव कर जाएगा, ये मोशन में होगा। और यहां पर हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहता है, क्योंकि बॉडी मूव कर गई है तब फ्रिक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, और इस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी प्रॉपर्टीज को हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब इट इज अ नो मोर स्टैटिक, क्योंकि बॉडी कैसी है? मोशन में हो चुकी है, जो भी स्टैटिक वैल्यू थी उससे ज्यादा उसकी वैल्यू अचीव हो गई है जो अप्लाइड फोर्स है। तो फ्रिक्शन इज नॉट एबल टू कीप इट एट रेस्ट, फ्रिक्शन अब इसको रेस्ट पर नहीं रख सकता है, तो बॉडी विल मूव। तो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना पड़ता है तो सबसे पहले उसका जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करना पड़ता है।
यानी कि ये इस ब्लॉक को आपको अगर मूव कराना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी मूव करेगा, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि ये फ्रिक्शन आप देख रहे हैं अप्लाइड फोर्स के साथ चेंज होता रहा है। हाउएवर अगर आप ये फोर्स लगा के टुवर्ड्स राइट ना लगा के लेफ्ट लगाओगे तो फ्रिक्शन भी अपना डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट कर लेगा, यानी कि इसको अपोज करेगा। तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन न केवल मैग्नीट्यूड में एडजस्टेबल होता है, वो डायरेक्शन में भी सेल्फ एडजस्टेबल होता है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। सिचुएशन आपको फिगर में दे रखी है, यानी कि एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है, 2 kg ब्लॉक है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू आपको 0.5 दे रखी है। तो बच्चों सबसे पहले आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकाल के देखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी यहां पर, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू आप यहां पर देखेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज एन की वैल्यू आपके mg के बराबर हो जाएगी, mg एंड विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 यानी कि 20 न्यूटन हो जाएगी। तो एफ मैक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो म्यू की वैल्यू यानी कि 0.5 1/2 इंटू 20 न्यूटन आपकी 10 न्यूटन हो जाएगी। तो आपकी फोर्स क्या होनी चाहिए, अप्लाइड फोर्स मस्ट बी लेस देन ग्रेटर देन एफ मैक्स। तो आपकी फोर्स क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन से फोर्स से भी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपकी अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि मिनिमम आपकी फोर्स कितनी होनी चाहिए 10 न्यूटन से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस कंडीशन पे बोल देते हैं कि भाई मिनिमम फोर्स आप अगर 10 न्यूटन रखोगे तो ब्लॉक विल बी इन द वर्ज ऑफ मूविंग, ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, ये मूव करने की कगार पे होगा, यानी कि बस जस्ट मूव करेगा। तो वैसे तो आपकी कंडीशन क्या है, एफ मस्ट बी ग्रेटर देन 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन से हल्की सी अगर ओवरकम करोगे आप, यानी कि इंक्रीज करोगे, तो आपका ब्लॉक मूव कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आप देखेंगे कि एक यहां पर अप्लाइड फोर्स है, 10 न्यूटन वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये आपको एफ मिनिमम पूछा गया है, फाइंड एफ मिनिमम सच दैट द ब्लॉक विल मूव। ओके, तो इस केस में आप देखेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। mg जो कि है 20 न्यूटन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और एक 10 न्यूटन आपकी वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहां पर नॉर्मल की वैल्यू शायद चेंज हो जाएगी और हम बोलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो नॉर्मल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू 10 + 20 यानी कि डाउनवर्ड फोर्स, और ये वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन। अब यहां पर आपने क्या किया, नॉर्मल फोर्स को ऊपर से ऊपर से जो फोर्स अप्लाई की है उससे आपका नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो गया। तो जहां नॉर्मल 20 न्यूटन था वहां पर आपका 30 न्यूटन हो जाएगा। तो एफ मैक्स की वैल्यू भी चेंज होगी, जी हाँ, क्योंकि एफ मैक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, आपकी नॉर्मल रिएक्शन पर। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, म्यू और एन पर। हम यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बोल रहे, मैक्सिमम फ्रिक्शन की बोल रहे हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एन। अब म्यू की वैल्यू आपको 1/2 0.5 दे रखी है, और नॉर्मल या इस केस में क्या हो गया 30 न्यूटन। आप यहां पर देख सकते हैं कि इन दिस केस नॉर्मल इज ग्रेटर देन mg। तो जनरली बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि नॉर्मल mg से बड़ा नहीं होता है, नॉर्मल mg से बड़ा हो सकता है। तो mg और नॉर्मल का एक सिंपल केस सिनेरियो में जो हमने फर्स्ट केस में कंसीडर किया, तो उस केस में दोनों इक्वल हो जाते हैं। अगर आपने यहां पर अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर दी है ऊपर से, तो आपका नॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा। तो नॉर्मल 30 न्यूटन है, तो आपको एफ मैक्स की वैल्यू 15 न्यूटन आ जाएगी। अब केस क्या होगा कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, 15 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये ब्लॉक मूव कर पाएगा। तो यानी कि आप फर्स्ट केस में देख रहे हैं आप 10 न्यूटन पर मूव कर पा रहे थे। इस केस में आपको 10 न्यूटन अगर ऊपर से अप्लाई किया तो उससे क्या हुआ, नॉर्मल इंक्रीज हो गया। नॉर्मल इंक्रीज करने से आपको मिनिमम जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी वो 15 न्यूटन से ज्यादा करनी पड़ेगी। थर्ड केस सिनेरियो में हम देखते हैं, यहां पर ये वर्टिकल से एंगल थीटा दिया हुआ है और एक फोर्स अप्लाई की हुई है।
और आपको निकालना है कि मिनिमम फोर्स सच दैट ब्लॉक कैन मूव। इस केस में बच्चों क्या करेंगे, हम इसके कंपोनेंट लेंगे। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं एफ साइन थीटा, और एक वर्टिकल जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा कंपोनेंट, वो होगा एफ कॉस थीटा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में आपके टुवर्ड्स राइट एक फोर्स हो जाएगी आपकी एफ कॉस थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी, सॉरी यहां पर एफ साइन थीटा होगी, ये एफ साइन थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी फोर्स होगी एफ कॉस थीटा, ये होगी। 2 kg ब्लॉक है तो यहां पर एक mg फोर्स यानी कि 20 न्यूटन लगेगी, और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा। फ्रिक्शन को आप देख सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। अब यहां पर देखो, अब वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये रिजिड सरफेस है। सरफेस में ये ब्लॉक पेनिट्रेट करके नीचे नहीं आ सकता, यानी कि ये इसको ब्रेक नहीं कर सकता। रिजिड सरफेस पे तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और टोटल अपवर्ड फोर्स यानी कि नॉर्मल इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स यानी कि एफ कॉस थीटा प्लस 20, ये हो जाएगा। अब हमारे एफ मैक्स की वैल्यू, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन, विच इज इक्वल्स टू, म्यू की वैल्यू आप म्यू रख सकते हो यहां पर, अभी म्यू रख लेते हैं, एफ कॉस थीटा प्लस 20, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब जो हमारी, अब देखो हॉरिजेंटल अप्लाइड फोर्स कितनी है हमारी, यानी कि हॉरिजेंटल अप्लाइड फोर्स हम बोलते हैं कि एफ साइन थीटा माइनस एफ मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी कि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। इससे वो हम बोल सकते हैं कि एफ साइन थीटा जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है पैरेलल टू द सरफेस, वो हमारे फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अब ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ये मतलब ये मैक्सिमम कितना होगा, एफ मैक्स होगा। तो एफ साइन थीटा की वैल्यू अगर एफ मैक्स से भी ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगी, तो ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो देखो एफ साइन थीटा ग्रेटर देन एफ मैक्स की वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं, यहां से ये वैल्यू डालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी म्यू एफ कॉस थीटा प्लस, इसको अभी mg लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, mg, 20 को हमने mg लिख दिया। तो अब यहां पर f क्योंकि राइट हैंड में भी है और लेफ्ट हैंड में भी है, तो हमें f निकालना है, तो इसको LHS में लाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू एफ कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा आएगा, मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू mg। अब बच्चों पहली एक कंडीशन है कि ये वाला टर्म यानी कि LHS आपका RHS से बड़ा होना चाहिए। अब ये RHS पे तो देख रहे हो ये हमेशा पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, LHS पे ये टर्म नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये भी आपका टर्म कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इफ दिस इज पॉजिटिव, अगर कोई टर्म ये बड़ा होना है तो इसको भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन क्या आती है बच्चों, पहली कंडीशन आती है कि साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, implies sin theta is greater than mu cos theta। cos को हम नीचे यहां से ला सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू, यानी कि ये आपके पास क्या वैल्यू देगा कि tan थीटा आपका किससे बड़ा होना चाहिए, म्यू से बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो चाहे कितनी भी फोर्स लगा लो, ये टर्म अगर नेगेटिव है तो ये टोटल टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव टर्म से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो पहला केस है भाई, टेन थीटा किससे बड़ा होना चाहिए, म्यू से बड़ा होना चाहिए, टेन थीटा। अब थीटा को भी आप ध्यान रखेंगे हमने कहां से लिया है बच्चों, ये वर्टिकल से लिया है, व्हेन थीटा इज फ्रॉम वर्टिकल, थीटा इज फ्रॉम वर्टिकल, ये ध्यान रखना है आपने। हॉरिजेंटल से लगे लेंगे तो ये कॉट थीटा आ जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन आपकी एफ की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहां पर म्यू mg ओवर,
यहां पर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। यानी कि इस केस में आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स इस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये केस एग्जिस्ट करेगा। अब इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि आपकी फोर्स कितनी बड़ी होगी, फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू एम जी। म्यू की वैल्यू है 1/2, एम जी की वैल्यू हमारी 20 आई थी, और साइन थीटा यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको म्यू कॉस थीटा, म्यू आपको दिया हुआ है 1/2, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 कॉस थीटा, और यहां पर 1/2 को आप यहां पर लेंगे तो दिस विल गिव यू एफ मस्ट बी, दिस इज 2 साइन थीटा, आप इसको करेंगे दैट इज 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 होगा, तो ये आ जाएगा 20/2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस वैल्यू से बड़ा होनी चाहिए। जैसे आपको थीटा की वैल्यू यहां पर दे देते हैं, तो आप यहां देखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू 0.5, म्यू इज इक्वल टू 0.5, तो टेन थीटा की वैल्यू यहां पर बड़ी होनी चाहिए। एक केस सिनेरियो करते हैं, लेट थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, लेट थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, तो टेन थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आएगी यहां पर, टेन थीटा की वैल्यू यहां पर आपको 3/4 मिल जाएगी, विच इज इक्वल टू 0.75, 0.75। तो अगर 0.75 है तो हमें मूव करने की एक कंडीशन मिल सकती है। अब देखो आप, टेन थीटा इज ग्रेटर देन, क्योंकि ये 0.75 है और ये किससे बड़ा है, 0.5 से बड़ा है, तो हमने थीटा इक्वल टू 37 पर ये मूव कर सकता है। ठीक है, तो अगर हमने थीटा 37 लिया तो एफ की वैल्यू हमारी क्या आएगी, एफ मस्ट बी ग्रेटर देन, फॉर थीटा 37 अगर हम लें तो दिस इज 20, और आप साइन थीटा को लिख सकते हो, साइन थीटा इज 3/5 माइनस कॉस थीटा इज 4/5, 5 कैंसिल होके आपके पास ऊपर जाएगा, दिस विल गिव यू 100 ओवर, दिस इज 6 माइनस 4 दैट इज 2, आपको फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 50 न्यूटन। थीटा 37 के लिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, मिनिमम 50 न्यूटन। तो अगर आप यहां पर, कहने का मतलब है अगर आप यहां पर एंगल पर फोर्स लगा रहे हो तो आपको फोर्स 50 न्यूटन लगानी पड़ेगी। इससे पहले आपने देखा था यहां पर 15 न्यूटन थी और यहां पर 10 न्यूटन थी। तो अगर आपने एंगल पर फोर्स लगाया है, एंगल पर फोर्स लगाया है, तो यहां पर क्या होगा कि एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आ जाएगा जो कि आपका नॉर्मल को इंक्रीज करेगा। अगर नॉर्मल इंक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और अगर फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसको मूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी ब्लॉक को आप पुश करें तो उसको डिफिकल्ट हो जाता है मूव कराना। तो पुश करने में क्या होता है कि एंगल से आप पुश कर रहे हो तो उसमें एक नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल इंक्रीज होगी, आपकी फ्रिक्शन इंक्रीज होगी, सो इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू मूव दैट ब्लॉक। तो इस केस में आपका फोर्स, अगर आपने थीटा क्या है, थीटा 37 हमने वर्टिकल से कंसीडर किया है, तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू आई है 50 या उससे बड़ी। तो आपने देखा जहां आपकी 10 न्यूटन और 15 न्यूटन आ रही थी वो 50 न्यूटन पर चली जाती है। नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं, यहां पर बच्चों ब्लॉक को अभी हमने पुश किया था किसी एंगल से, अब यहां पर ब्लॉक को पुल कर रहे हैं, यानी कि आप आगे की तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, दिस इज द पुलिंग फोर्स, दिस इज पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स में हमने सिमिलर कंडीशन रखी है, यानी कि वर्टिकल से थीटा 37, मास 2 kg और म्यू की वैल्यू भी 0.5, यानी कि सेम सिनेरियो में हम पुश की जगह पुल कर रहे हैं। तो यहां पर हमें अगेन हम एफ मिनिमम निकालना चाहते हैं टू मूव द ब्लॉक, टू मूव द ब्लॉक। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में आप देखेंगे ये फोर्स है आपकी, आपके पास ये कंडीशन मिल जाएगी एफ कॉस थीटा, और ये आप एफ साइन थीटा। आपके पास नॉर्मल रिएक्शन और ये mg, और जैसे ही आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ हो जाएगा। तो अगर हम इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में चाहते हैं तो पहले वर्टिकल फोर्स बैलेंस होंगी,
यानी कि हम बोल सकते हैं एफ कॉस थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी, और नॉर्मल की वैल्यू एम जी माइनस एफ कॉस थीटा आएगी, ये आ जाएगी। दूसरा हम बोल सकते हैं कि हमारा एफ साइन थीटा, तो हम यहां पर एफ मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। एफ मैक्स मस्ट बी, एफ मैक्स इज म्यू इंटू एन, विच विल बी म्यू इंटू एन की वैल्यू हमने यहां से ऊपर वाली इक्वेशन से रख दी, एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगी। अब यहां पर आप देखेंगे कि एफ मैक्स की वैल्यू यहां पर, अब आप देखेंगे कि हॉरिजेंटल फोर्स एफ साइन थीटा आपकी इस एफ से ज्यादा होनी चाहिए, तो आप क्या बोलते हो, एफ साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन एफ, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू एन। एफ मैक्स से भी ज्यादा होगी तो ये ब्लॉक मूव कर जाएगा, अदरवाइज ये सेल्फ एडजस्टेबल होगा, यानी कि ये अगर इसकी रेंज में हुई, एफ मैक्स की रेंज में हुई, तो ये फ्रिक्शन उतना लगेगा और इसको मूव नहीं करने देगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि एफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन एफ मैक्स। एफ मैक्स की बच्चों वैल्यू क्या आई है, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ कॉस थीटा। इसको हम एलएचएस में लाएंगे, आपके पास ये मिलेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा ग्रेटर देन म्यू एम जी। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हो थीटा की कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी कि ये तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि दोनों टर्म, अब थीटा हमारा एक्यूटी हमने लिया हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों टर्म है, तो हमारे पास यहां पर आना चाहिए कि एफ मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू एम जी ओवर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये म्यू एम जी, यानी कि फोर्स आपकी कितनी बड़ी होनी चाहिए, इस टर्म से बड़ी होनी चाहिए। इस टर्म को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, म्यू इज 1/2 इंटू 20, और यहां पर साइन थीटा की वैल्यू दैट इज 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 इंटू 4/5, ये वैल्यू होने वाली है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 10/3/5, और 1/2 इंटू 4/5 विल गिव यू 2/5। डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो ये आपको 1 मिल जाएगा, और आपके पास फोर्स, तो इस केस में आपकी देखो फोर्स कितनी आई है, आपको मिनिमम फोर्स 10 न्यूटन ही चाहिए। जहां पर आप पुशिंग करने में आपको 50 न्यूटन की रिक्वायरमेंट थी, वहीं पुल करने में आपको कितनी 10 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए आप जनरल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इट्स इजियर टू पुल, इजियर टू पुल देन पुश। किसी को पुश करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है और किसी को पुल करना इजियर होता है, वो हमने इस एग्जांपल के थ्रू देख लिया। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पर अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन आपको थीटा दिया हुआ है, ब्लॉक का मास m दिया हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर mg के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक अलोंग द नॉर्मल, ये होगा mg cos थीटा, और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा mg sin थीटा। अब देखो बच्चों, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो mg sin थीटा, यानी कि ये फोर्स का कंपोनेंट इसको नीचे पुल करेगा, इसकी टेंडेंसी मोशन की नीचे डाउन द प्लेन होगी। टेंडेंसी डाउन होने की वजह से इसमें फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा दैट विल बी ऑन अप द इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, लेट्स से mg sin थीटा इक्वल्स टू द फ्रिक्शन। यहां पर जो टेंडेंसी, जो मोशन कॉज कराने वाला फोर्स है वो mg sin थीटा है, जो इसको मूव कराने का, और जो स्टॉप करेगा यानी कि इसको रोकेगा वो है आपका फ्रिक्शन। तो यहां पर mg sin थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शन आ जाएगा इफ इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि ये रेस्ट में है, इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट। अब बच्चों यहां पर हमारे पास एक कंडीशन होती है कि F मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू F मैक्स, यानी कि म्यू एन से कम होना चाहिए। फ्रिक्शन हमारा क्या होना चाहिए, म्यू एन से
और इक्वल्स टू म्यू एन होना चाहिए। यहां पर आप नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, आप यहां पर नॉर्मल की वैल्यू निकालेंगे यानी कि एन माइनस एम जी कॉस थीटा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन ये कहीं मूव नहीं करेगा, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स होगी और एन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो एन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं एम जी कॉस थीटा। एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा आएगी तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यानी कि जो कि जिसकी वैल्यू होती है म्यू एन, वो हो जाएगी म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। अब हमने बोला था कि एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है एम जी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, एम जी कॉस थीटा से कम होनी चाहिए। यानी कि एम जी साइन थीटा को हमेशा म्यू एम जी कॉस थीटा से कम होना चाहिए, क्योंकि एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन के इक्वल है और फ्रिक्शन ऑलवेज म्यू एम जी कॉस थीटा से कम है। तो फ्रिक्शन की जगह हम यहाँ पर एम जी साइन थीटा डाल देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, एम जी कैंसिल हो जाएगा और फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा टेन थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू। अगर टेन थीटा लेस देन इक्वल्स टू मूव होगा म्यू होगा, तो इस केस में फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, जो भी फोर्स फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन स्टैटिक, एंड ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। अगर बच्चों ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, यानी कि इफ म्यू इज ग्रेटर देन टेन थीटा, उस केस में एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से ओवरकम कर जाएगा, यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा से ज्यादा हो जाएगा। और यहां पर यानी कि जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो फोर्स का कंपोनेंट है वो आपके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को भी ओवरकम कर जाएगा, यानी कि इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा हो जाएगा। ये कंडीशन होते ही ये ब्लॉक नीचे स्लाइड डाउन करेगा। सो इस कंडीशन में ब्लॉक विल स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन। बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं इंक्लाइन प्लेन पर। एक ब्लॉक दे रखा है, ब्लॉक का मास है 5 kg, जो कि इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। इंक्लिनेशन आपको एंगल थीटा दे रखा है 37 फ्रॉम हॉरिजेंटल। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन आपको क्या दे रखा है 0.5। क्वेश्चन में पहले पार्ट में पूछा गया है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, और आपको एक अप द इंक्लाइन एक फोर्स दे रखी है 40 न्यूटन। पहले पार्ट में पूछा है कि कितनी फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक पर एक्ट हो रही होगी। तो बच्चों पहले हम यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये आपका ब्लॉक हो गया। ब्लॉक में आप देखेंगे इस डायरेक्शन में आपका mg cos थीटा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स यानी कि 40 न्यूटन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन डाउन द इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा होगा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल होगा। आप mg sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, mg sin थीटा आएगा 50 और sin थीटा की वैल्यू 3/5, यह आपका आ जाएगा 30 न्यूटन। तो आप देखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइन प्लेन आपको 30 लग रहा है, ऊपर 40 लग रहा है। तो अब यहां पर देखना है टेंडेंसी किधर है। अगर ऊपर की तरफ 40 न्यूटन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 न्यूटन है, तो ब्लॉक की टेंडेंसी मोशन की अपवर्ड अप द इंक्लाइन होगी। अप द इंक्लाइन टेंडेंसी होने की वजह से फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन द डाउन द इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शन इन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और हम ये कह सकते हैं mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन इक्वल्स टू कैपिटल F। यानी कि ये रेस्ट में होने के लिए हमें फ्रिक्शन की वैल्यू क्या चाहिए, यहां पर हम देखेंगे दिस इज 30 न्यूटन और फ्रिक्शन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और ये फोर्स आपका 40 न्यूटन आ जाएगा। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे कि फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन आ जाएगी। अब बच्चों फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन आ गई है। फ्रिक्शन 10 न्यूटन आने के बाद हम चेक करेंगे। बच्चों क्या चेक करना है, आप ऑलवेज चेक करोगे
जो भी आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू आई है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन। अब एन की वैल्यू आप यहां पर कैलकुलेट करोगे तो एम जी कॉस थीटा की इक्वल आएगी, और एम जी कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 इंटू 50 इक्वल्स टू 40, यानी कि एन की वैल्यू 40 आएगी, और फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी क्या आ सकती है, म्यू म्यू की वैल्यू 1/2, एन की वैल्यू आपकी 40 न्यूटन, यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एफ मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 20 न्यूटन। तो जो हमारी वैल्यू आई है वो मैक्सिमम से हमेशा लेस देन होनी चाहिए। तो यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक हो सकती है, 20 न्यूटन तक। तो इसमें अगर अपवर्ड डायरेक्शन में टेंडेंसी होगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्ट होना स्टार्ट होगी। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक विदाउट डिस्प्लेसिंग इट। यानी कि यहां पर ये आपको कितनी फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो। इस फर्स्ट केस में आपका 40 न्यूटन था, यानी कि कितनी मैक्सिमम यहां पर अप्लाई की जा सकती है कि ये ब्लॉक मूव ना करे। उसके लिए आप देखेंगे यहां पर 30 न्यूटन कांस्टेंट है। जैसे हम अपवर्ड फोर्स बढ़ाएंगे तो क्योंकि ये अभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, जैसे ही अपवर्ड फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन की वैल्यू बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। तो हम किसी भी केस में ये इक्वेशन लिखेंगे, सेकेंड पार्ट है दैट इज एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाओगे एम जी साइन थीटा कॉन्स्टेंट है, फ्रिक्शन इंक्रीज होती जाएगी और एक लिमिट वैल्यू तक इंक्रीज होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन को अगर मैक्सिमाइज कर दें तो आपको फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी। तो यहां पर एम जी साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 30 न्यूटन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन आपने निकाला कितना हो सकता है, 20 न्यूटन। तो आपकी मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड इज 50 न्यूटन। तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज एफ मैक्स। आप यहां पर इसको एफ मैक्स भी डाल सकते हैं, एफ मैक्स, एंड यू विल गेट 50 न्यूटन। एफ मैक्स इक्वल्स टू 50 न्यूटन। यानी कि इस इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की तरफ आप 50 न्यूटन तक लगाएं तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ टेंडेंसी हो जाएगी तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इसमें एक थर्ड पार्ट और करते हैं। थर्ड पार्ट में हम यहां पर निकालते हैं कि फाइंड एफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज जीरो। यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है, कितना एफ होना चाहिए। तो बच्चों हमने इंक्लाइन प्लेन पर ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी एम जी साइन थीटा होगी और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी, और ये आपका नॉर्मल हो जाएगा और ये आपका एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम यहां बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है, फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है तो हम बोल सकते हैं अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। अगर ये दोनों बैलेंस हो जाएं, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाएं, तो यहां पर फ्रिक्शन आप किसी भी डायरेक्शन में फ्रिक्शन ले सकते हैं, प्लस फ्रिक्शन। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे आपको फोर्स की वैल्यू एम जी साइन थीटा यानी कि 30 न्यूटन के इक्वल मिल जाएगी। तो अगर आपका फोर्स 30 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, जो कि एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाए, तो यहां पर क्या होगा, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और इस ब्लॉक की किसी भी डायरेक्शन में टेंडेंसी मोशन की नहीं रहेगी। टेंडेंसी नहीं रहेगी तो कोई भी फ्रिक्शन अराइज नहीं होगी और कोई भी फ्रिक्शन इस ब्लॉक पर एक्ट नहीं होगी। टोटल एक्टिंग फ्रिक्शन कितनी होगी, जीरो। नेक्स्ट इज टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम में बच्चों क्या दे रखा है, यहां पर ये देखो, आपको ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दे रखे हैं। मास ऑफ ब्लॉक ए इज 3 kg, मास ऑफ ब्लॉक बी इज 2 kg। ब्लॉक ए एंड हॉरिजेंटल सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन लेस है, म्यू यहाँ पर जीरो है। ए और बी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है। यहाँ पर ए पर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई है। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी, यानी कि ब्लॉक बी पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी। सेकेंड पार्ट फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन फोर्स ए सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो बच्चों वन बाय वन देखते हैं हम यहां पर।
आप ब्लॉक ए को अगर यहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ए विल मूव इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, ए विल मूव इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा तो अगर मान लेते हैं हम बी और ए में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो बी ड्यू टू इनर्शिया वहीं रह जाएगा और ए आगे बढ़ जाएगा। यानी कि आप ये देखेंगे कि ये बी वहीं रह जाएगा और ए आगे बढ़ेगा, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ये बी पीछे जा रहा होगा, यानी कि ए आगे बढ़ेगा। तो अगर ए के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो बी विल बी मूविंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। हम सरफेस के रिलेटिव बोलते हैं। हम बच्चों रिलेटिव मोशन की बात कर रहे थे, हम अब उसकी डिस्कशन करेंगे। रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो यहां पर ए के रिलेटिव देखेंगे तो बी का मोशन कहां होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बी पर फ्रिक्शन कहां एक्ट होगी, ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। बी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट होगी और ए पर ये बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन एक्ट होगी। अब बच्चों यहां पर 1 बाई 1 हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, यानी कि ये ब्लॉक बी और ब्लॉक ए का हमने सेपरेट करके एफबीडी बनाया। बोथ आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन ए। तो यहां पर बी पर ओनली फोर्स एक्टिंग इज फ्रिक्शन, दिस इज बी, और ए पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फ्रिक्शन विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और यहां पर 20 न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम एक इक्वेशन यहां पर लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू एम ऑफ बी इंटू ए, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एम ऑफ बी इज 2 kg इंटू ए। सेकेंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि F कैपिटल F माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू एम ऑफ ए मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 20 माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू 3 इंटू ए। आप यहां से ए और फ्रिक्शन दोनों निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास 20 इक्वल्स टू 5a आएगा और यहां से a की वैल्यू आपको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगी। a की वैल्यू पुट करने के बाद आपको फ्रिक्शन की वैल्यू 8 न्यूटन मिल जाएगी। अब बच्चों जैसे ही जब भी आप फ्रिक्शन इस कंडीशन से ऐसे निकाल दें, क्योंकि यहां पर हमने अज्यूम किया है, वी अज्यूम दैट बोथ आर, हमारा जो अजम्पशन था, अजम्पशन क्या था बच्चों, अजम्पशन हमारा अजम्पशन था कि बोथ ए एंड बी मूविंग टुगेदर, दोनों का सेम एक्सेलरेशन है टुगेदर। ये हमारा अजम्पशन था। इसको हमें वैलिडेट करने के लिए, यानी कि इसको हमें प्रूव करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स आई है वो फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी लेस देन, क्योंकि यहां पर एक कंडीशन है म्यू एन से कम होनी चाहिए, अदरवाइज हम तो कुछ भी फ्रिक्शन फोर्स अज्यूम कर सकते हैं। तो हमारी फ्रिक्शन फोर्स, हमारी लिमिट कितनी होती है, फ्रिक्शन फोर्स कैन बी 0 टू म्यू एन, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स आई है विद इन द लिमिट है या नहीं है। तो बच्चों यहां पर आप चेक करेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में आप ये नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन यहां रहेगा या नीचे रहेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन मास ऑफ बी इंटू जी के बराबर आ जाएगा। आप यहां पर देखेंगे बी पर अगर अपर डायरेक्शन में फोर्स देखेंगे, लेट से दिस इज बी, बी पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल और नीचे लगेगा मास ऑफ बी इंटू जी। तो नॉर्मल की वैल्यू आपको एम बी इंटू जी दैट इज 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन आ जाएगी, और एफ मैक्स विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू आपको 0.6 दी गई है और यहां पर नॉर्मल की वैल्यू आपको दी हुई है 20। तो यहां पर ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 12 न्यूटन। तो आप देखेंगे कि एफ मैक्स की वैल्यू कितनी है, 12 न्यूटन। तो क्या आपका जो फ्रिक्शन आपने कैलकुलेट किया है वो 12 से कम होना चाहिए, तो फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन 12 न्यूटन। तो आपका ये फ्रिक्शन है 8 न्यूटन। तो क्या ये अचीवेबल है, यस ये अचीवेबल है। तो हमने ये हमेशा चेक करना है कि फ्रिक्शन किससे कम होना चाहिए, म्यू एन से कम होना चाहिए। तो इस केस में आप देखोगे फ्री बॉडी डायग्राम है, इस ब्लॉक बी को मूव कराने वाला सिर्फ कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। जब ए और बी मूव कर रहे होंगे, एक को तो अप्लाइड फोर्स मूव करा रहा है और बी को कौन मूव करा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। इफ बोथ आर मूविंग टुगेदर तो फ्रिक्शन फोर्स आप बी को एक्सेलरेट करने वाला फोर्स रहेगा, ए को एक्सेलरेट करने वाला कौन सा होगा, एफ माइनस दिस फ्रिक्शन फोर्स।
इसकी यूज हमें सेकंड पार्ट में आएगी। सेकंड पार्ट में पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ए सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, यानी कि कितनी मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते हैं। अब बच्चों यहां पर मैक्सिमम फोर्स की बात क्यों करते हैं? मैक्सिमम फोर्स की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी फ्रिक्शन के ऊपर लिमिटेशन होती है। तो हमें ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव कराने हैं। तो हम देखो आप लिख सकते हैं F इक्वल्स टू एम ऑफ ए, यानी कि पहली इक्वेशन हम ए के लिए लिखें तो ये कुछ इस तरह से होगी F माइनस एफ इक्वल्स टू एम ऑफ ए इंटू ए। ओके, F की वैल्यू यहां पर आप ये बोलेंगे एम ऑफ ए प्लस ए प्लस एफ। तो आप जैसे जैसे फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करेंगे, आपकी जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेंगे, आपकी फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा आप रिलेशन देख सकते हो एम और ए का, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ए, यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि ए की वैल्यू भी फ्रिक्शन फोर्स के टर्म्स में आ जाएगी, यानी कि एफ अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू आ गई है। ए की वैल्यू यहां डालेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एम ऑफ ए, एक्सेलरेशन की वैल्यू डालोगे फोर्स अपॉन एम ऑफ बी प्लस फ्रिक्शन फोर्स। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एम ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी ओवर एम ऑफ बी इंटू फ्रिक्शन फोर्स। ये टोटल आपका इक्वेशन बन गई है। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेंगे, आपकी फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर अप्लाइड फोर्स कितनी हो सकती है? तो सिंपली आप कैसे कर सकते हो, एफ मैक्स इक्वल टू एम ए प्लस एम बी कितना हो जाएगा 2 + 3 ओवर एम बी दैट इज 2 इंटू एफ मैक्स। यहां पर भी हम मैक्सिमम यूज करेंगे। जब आपकी फ्रिक्शन मैक्सिमाइज होगी तो अप्लाइड फोर्स भी मैक्सिमाइज होगी। देखो बच्चों यहां पर दोनों का एक्सेलरेशन हमने इक्वल कंसीडर किया है। तो यहां पर आप देखेंगे एफ मैक्स की वैल्यू, दैट इज 5/2 और यहां पर ये कितना हो गया 20 न्यूटन। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स आपकी कितनी हो सकती है 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन से ज्यादा आप अप्लाई करेंगे, तो 50 न्यूटन से अगर ज्यादा अप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि ए का एक्सेलरेशन तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बी का एक्सेलरेट कराने वाली सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, वो उतना एक्सेलरेशन नहीं दे पाएगी जितना ए के पास आ जाएगा। तो ए आगे चला जाएगा और बी एक कम एक्सेलरेशन से पीछे रहेगा, तो दे विल नॉट मूव टुगेदर। तो यहां पर मैक्सिमम फोर्स कितनी आई है आपकी 50। तो इस तरह से आप मैक्सिमम फोर्स निकाल सकते हैं।